हेलो गाइस, वेलकम टू आईज पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन चक्र के बारे में। कल तक हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया इस चैप्टर में। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप इसके प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हैं, तो इससे आपको इस लेसन के बारे में पूरा पता चल जाएगा। और अगर आप पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू हैं, तो फिर अच्छी बात है। अगर आपको इस चैनल में और भी वीडियोस चाहिए तो भी आप इसे चेक कर सकते हैं, और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी जीवधारियों में कार्बन पाया जाता है। यह सभी कार्बनिक यौगिकों का एक मूल तत्व है। जैव मंडल में असंख्य कार्बन यौगिक के रूप में जीवों में विद्यमान है। कार्बन चक्र कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तित रूप है। कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण के द्वारा ये आरंभ होता है। इस प्रक्रिया से कार्बोहाइड्रेट व ग्लूकोज बनता है, जो कार्बनिक यौगिक जैसे कि स्टार्च, सेल्यूलोज, सुक्रोज के रूप में पौधों में संचित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स का कुछ भाग सीधे पौधों की जैविक क्रियाओं में प्रयोग हो जाता है। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी जीवधारियों में कार्बन तो पाया ही जाता है। ये सभी कार्बनिक यौगिकों का एक मूल तत्व कार्बन है। जैव मंडल में असंख्य कार्बनिक यौगिक के रूप में जीवों में विद्यमान है। यानी कि जो कार्बनिक यौगिक है ना, कार्बन एकदम प्योर कार्बन हमारे अंदर नहीं उपस्थित है, लेकिन उसकी यौगिक हम सभी के अंदर किसी न किसी रूप में विद्यमान हैं। यह परिवर्तन पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण द्वारा आरंभ होता है। इस प्रक्रिया से कार्बोहाइड्रेट्स व ग्लूकोज बनता है, जो कार्बनिक यौगिक जैसे कि स्टार्च, सेल्यूलोज, सुक्रोज के रूप में संचित हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का ही एक परिवर्तित रूप है। यह परिवर्तन पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड की यौगिकीकरण के द्वारा शुरू होता है, यानी कि आरंभ होता है। इस प्रक्रिया से कार्बोहाइड्रेट व ग्लूकोज बनता है, जो कि एक कार्बनिक यौगिक जैसे कि स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज इत्यादि के रूप में पौधों में ही संचित रहता है। जैसे कि अगर हम खाना खाते हैं तो ज़रूरी तो नहीं है कि उतनी ही एनर्जी तुरंत ही हम सारे काम कर लेते हैं, सो दैट कि वो पूरी एनर्जी वेस्ट हो जाए। नहीं, तो जितना भी न्यूट्रिशन हमें मिलता है और एनर्जी हमें मिलती है, वो एनर्जी स्टोर हो जाती है हमारे अंदर ग्लूकोज के रूप में, ताकि जब हमें कभी उसकी आवश्यकता हो तो फिर वो सीधे कन्वर्ट होकर एनर्जी के रूप में हमें मिलती है। कार्बोहाइड्रेट का कुछ भाग सीधे पौधों की जैविक क्रियाओं में प्रयोग हो जाता है। इन प्रक्रियाओं के दौरान विघटन से पौधों के पत्तों व जड़ों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। शेष कार्बोहाइड्रेट जो कि पौधों की जैविक क्रियाओं में प्रयुक्त नहीं होते, वे पौधों के ऊतकों में संचित हो जाते हैं। जितना भी कार्बोहाइड्रेट बचता है ना, जो कि जैविक क्रियाओं में उपयोग नहीं हो पाते, जैसे कि हमने आपको बताया कि तुरंत ही हम उस जितनी भी एनर्जी हमें मिली है हम उतना ही कार्य करके उसे ख़त्म कर दें, ये आवश्यक कभी नहीं होता। तो क्या होता है कि जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाती है। जैसे कि अब हम खाना, दाल चावल इत्यादि रोज़ रोज़ लेने तो अब कोई नहीं जाता ना, अच्छा थोड़ी लगता है रोज़ रोज़ लेने जाना। तो हम क्या करते हैं कि हम उसे स्टोर करते हैं। हमने 25 किलो चावल ले लिए, अपना हमने 100 किलो या 50 किलो के लमसम गेहूँ ले लिया, फिर उसे अच्छे से पिसवा के रख लेंगे, हम लोग स्टोर कर लेंगे कि हाँ ठीक है, अब 4-5 महीने अच्छे से हम लोग का चला जाएगा। कुछ लोग आलू भी और प्याज भी लेते हैं और लहसुन भी लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना ख़राब नहीं होती, ये 4-5 महीने अच्छे से चल जाएंगी।
जो ताज़ी सब्जियां होती हैं वो तो ख़राब हो जाती हैं, वो तो आपको रोज़ ही जाना पड़ेगा लेने, लेकिन कुछ चीज़ें तो हम ले ही सकते हैं। लाइक जब लॉकडाउन था तो भी यही हुआ था, उसके पहले ही हम लोगों ने आलू ले लिया था, मतलब जब लॉकडाउन लगा उसके पहले ही लगभग 25 केजी आलू ले लिया था। तो वो अच्छी चीज़ थी, क्योंकि फिर कुछ भी नहीं मिल रहा था, बहुत मुश्किल से ही चीज़ें मिल पाती थी, तो अच्छा रहता था वो। तो आई थिंक हमें भी ऐसे ही करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए फूड को। ऑक्सीजन चक्र, अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन चक्र के बारे में। ठीक है, तो ऑक्सीजन चक्र क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया का प्रमुख सह परिणाम ऑक्सीजन होता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की जो भी प्रक्रिया होती है उसका मेन उद्देश्य कहीं ना कहीं ऑक्सीजन भी तो होता है ना, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देती है, और ऑक्सीजन यदि ना हो तो भला जीव कैसे जीवित रहेंगे। तो ये एक मुख्य उपघटक मतलब कि पदार्थ है, उससे बनने वाला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है। यह कार्बोहाइड्रेट्स के ऑक्सीकरण में सम्मिलित है, जिससे कि ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड व जल विमुक्त होते हैं। ऑक्सीजन चक्र बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। बहुत से रासायनिक तत्वों और सम्मिश्रणों में ऑक्सीजन पाई जाती है। यह नाइट्रोजन के साथ मिलकर नाइट्रेट बनाती है तथा बहुत से अन्य खनिज व तत्वों से मिलकर कई तरह के ऑक्साइड बनाती है, जैसे कि आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सूर्य प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए जल अणुओं के विघटन से ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, और पौधों की वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान भी यह वायुमंडल में पहुंचती है। देखिए, जब वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन क्या है? पौधों की ऊपरी सतहों जैसे कि पत्तियां हो गई और स्टेम्स हो गए, वहाँ से जल का वाष्प के रूप में जब उत्सर्जन होता है तो उसे ही वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसे हमने बहुत अच्छे से पढ़ा भी था प्रीवियस लेसन्स में, आप जाके उसके हेडिंग के अनुसार ढूंढ सकते हैं। तो इस वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है उसके कारण ही H2O का विघटन होता है, जिससे कि जो ऑक्सीजन उत्पन्न होती है वो वायुमंडल में पहुंचती है। नाइट्रोजन चक्र, वायुमंडल की संरचना का प्रमुख घटक नाइट्रोजन है। आप सभी जानते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो वायुमंडल में लगभग 78% उपस्थित है, तथा कई सारे इसके कार्बनिक यौगिक भी हैं, जैसे कि अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, वायुन्स व वर्णक है। तथा वायु में स्वतंत्र रूप से पाई जाने वाली जो नाइट्रोजन है ना, इसे जो जीव हैं वो प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे लिए हार्मफुल होती है। लेकिन कुछ विशिष्ट प्रकार के जीव, जैसे कि कुछ मृदा जीवाणु हो गए, कुछ आपकी ब्लू ग्रीन एल्गीज हो गई, तो ये लोग तुरंत ही जो नाइट्रोजन वायुमंडल में उपस्थित होता है उसका उपयोग कर लेती हैं, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरियाज होते हैं, ये तुरंत जो वायुमंडल में नाइट्रोजन उपस्थित होता है उसे ही फिक्सेट करते हैं। तथा लगभग नाइट्रोजन का 90% भाग जैविक यानी कि बायोलॉजिकल है, अर्थात जीव ही ग्रहण कर सकते हैं। स्वतंत्र नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु की क्रिया व संबंधित पौधों की जड़ें व रंध्र वाली मृदा है, जहाँ से यह वायुमंडल में पहुँचती है। वायुमंडल में भी बिजली चमकने व अंतरिक्ष विकिरण यानी कि कॉस्मिक रेडिएशन द्वारा नाइट्रोजन का यौगिकीकरण होता है। महासागरों में कुछ समुद्री जीव भी इसका यौगिकीकरण करते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के इस तरह यौगिक के रूप में उपलब्ध होने पे हरे पौधों में इसका स्वांगीकरण यानी कि नाइट्रोजन एसिमिलेशन होता है। शाकाहारी जंतुओं द्वारा इन पौधों के खाने पर इनका नाइट्रोजन कुछ भाग वाला उनमें चला जाता है। फिर मृत पौधों व जानवरों के नाइट्रोजनी अपशिष्ट मिट्टी में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ जीवाणु जो हैं वो नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करने के लिए सक्षम होते हैं।
ये जो जीवाणु उपस्थित होते हैं जो मिट्टी की सतहों पे ही पाए जाते हैं, मतलब कि पेड़ों की जड़ों के पास, क्योंकि उनके लिए उपयोगी होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया में। तो ये क्या करते हैं ना, नाइट्रोजन को फिक्सेट करते हैं और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। नाइट्रोजन को नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट में ये बदलते हैं। इस प्रक्रिया को नाइट्रीकरण कहते हैं। और जब नाइट्रोजन जो है ना वह पुनः अपने स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रिया को डीनाइट्रीकरण यानी कि डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो आपका क्लास यहीं पे स्टॉप होता है। कल हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।